नमस्कार दोस्तों 23 मार्च 1931 इसी दिन ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया था, उनको मार दिया था। उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने सॉन्डर्स का मर्डर किया है और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। इस केस को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का नाम दिया गया था। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या प्रोसिक्यूशन सॉन्डर्स के मर्डर में भगत सिंह शामिल हैं, राजगुरु या सुखदेव शामिल हैं, इस बात को लीगल तौर से साबित कर पाई थी। दोस्तों, अपनी बातचीत को मैं शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने पढ़ा होगा और फिल्मों में भी देखा होगा कि भगत सिंह और राजगुरु सॉन्डर्स को गोली मारते हैं, सॉन्डर्स वहां मर जाता है। आज की बातचीत कंटिन्यू करें उससे पहले आप थोड़ी देर के लिए उस बात को भूल जाइए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव सॉन्डर्स के मर्डर में किसी भी तरह शामिल थे, या भूल जाइए इस बात को कि आपको इस बात का पता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं द ट्रायल ऑफ भगत सिंह। दोस्तों, बात है 17 दिसंबर 1928 की। डीएसपी जॉन सॉन्डर्स अपने थाने से बाहर आते हैं। अनारकली पुलिस स्टेशन है लाहौर में। एक आदमी वहां बैठा होता है जो इस बात का ऐसे बैठा है कि जैसे अपनी साइकिल को ठीक कर रहा है, साइकिल की चेन उतार रहा है। वो आदमी इशारा करता है, दूसरा आदमी आकर सॉन्डर्स को एक गोली मारता है। सॉन्डर्स बाइक पर होते हैं अपने। तीसरा आदमी आता है जो कि टर्बड पर्सन है, वो 2-4 गोलियां सॉन्डर्स के ऊपर और मारता है। दोनों गोली मारने के बाद वहां से भाग पड़ते हैं। एक कांस्टेबल चानन सिंह नाम का उनका पीछा करता है। चौथा आदमी आता है जो कि चानन सिंह को पहले वार्न करता है और उसके बाद गोली मार देता है। कांस्टेबल चानन सिंह और सॉन्डर्स जो है वहां पर मारे जाते हैं और चारों साइलेंट वहां से सक्सेसफुली एस्केप हो जाते हैं। उसी थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है अंडर सेक्शन 302, 120 एंड सेक्शन 109 आईपीसी, 2 अननोन पर्संस के अगेंस्ट। इस इंसिडेंट के बाद लाहौर की गलियों में कुछ पिंक कलर के पैम्फलेट्स छपे मिलते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। इशूड बाय HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और नीचे सिग्नेचर होते हैं किसी बलराज के। कुछ पोस्टर हाथ से लिखे हुए हैं और कुछ प्रिंटेड हैं, लेकिन जो प्रिंटेड पोस्टर में खास बात यह है कि स्कॉट का नाम लिखा होता है पहले, उसको कट करके डिलीट करके वहां पर सॉन्डर्स हाथ से लिखा गया है, और जो पर्चे हाथ से लिखे गए हैं उनमें सॉन्डर्स का नाम है। तो इससे एक इंप्रेशन ये जाता है कि टारगेट कहीं ना कहीं स्कॉट था। स्कॉट एक पुलिस अफसर ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और मारा गया है सॉन्डर्स। इस बात का शक और पुख्ता हो जाता है जब पर्चे में यह लिखा होता है कि लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है, क्योंकि स्कॉट वही पुलिस अफसर था जो कि लाला लाला लाजपत राय जी के लाठीचार्ज में शामिल था। इन्वेस्टिगेशन फर्दर प्रोसीड करती है, लेकिन पुलिस के पास कुछ नहीं है। भगत सिंह अभी तक कहीं पिक्चर में नहीं है। दोस्तों, यहां पर हमारा एक चैप्टर, जो पहला चैप्टर है, वो क्लोज होता है सॉन्डर्स के मर्डर का। अब आगे चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 बिल लेकर आती है, 2 कानून लेकर आती है। पहले का नाम है ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरे का नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल। इन दोनों बिल्स को लेकर, दोनों कानूनों को लेकर लोगों में बहुत रोष था। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही थी, और ऐसे में HSRA ने भी ठाना कि इन दोनों कानूनों का, जो कि काले कानून थे उनके हिसाब से, इनका विरोध किया जाना बनता है, लेकिन अपने हिसाब से। यहां पर भगत सिंह सजेस्ट करते हैं एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी अगोस्ट वेलिएंट, जो उन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया था वहां पर अपने विरोध का, उसी मेथड को भगत सिंह यहां पर अडॉप्ट करने की सजेशन जो है पार्टी के सामने रखते हैं अपनी। वो मेथड ये था कि जब बिल पेश किए जाएंगे असेंबली में, तो वहां पर 2 धमाके किए जाएंगे, 2 हार्मलेस बॉम्ब फेंके जाएंगे अंग्रेजों को अपनी आवाज सुनाने के लिए। और यह भी तय किया गया कि जो भी इसमें शामिल होगा, जो इस काम करेगा, वो अपनी गिरफ्तारी देगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा पुलिस के सामने, और कोर्ट को, जब ट्रायल चलेगा, कोर्ट को एक एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा HSRA के विचारों के प्रचार के लिए। भगत सिंह इस टास्क को लेकर बेस्ट पर्सन थे, लेकिन पार्टी का इसमें यह कहना था कि अगर भगत सिंह को यह टास्क सौंपा जाएगा और भगत सिंह अपनी गिरफ्तारी देंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सॉन्डर्स मर्डर केस में इंप्लीकेट कर सकती है। लेकिन सुखदेव, जो कि ब्रेन थे HSRA के, सारी प्लानिंग उन्हीं के हिसाब से होती थी और प्लानिंग सक्सेसफुल भी होती थी, उनका कहना था कि भगत सिंह ही इस काम के लिए बेस्ट है। अल्टीमेटली पार्टी जो है वो सुखदेव की जो इच्छा थी उसके सामने झुक जाती है और भगत सिंह को इस काम के लिए चुना जाता है। जो एक्शन का डे है
8 अप्रैल 1929 करीब 12:30 बजे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को भी इस काम में इन्वॉल्व किया जाता है। वो विजिटर्स गैलरी में खड़े हैं, 2 बॉम्ब्स फेंकते हैं ब्लैंक स्पॉट पर, खाली जगह पर 2 बॉम्ब फेंके जाते हैं और कुछ फायर शॉट किए जाते हैं हवा में। 3 स्लोगन वो बुलंद करते हैं, पहला इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तीसरा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कुछ पिंक पैम्फलेट्स फेंके जाते हैं और ये जो पिंक पैम्फलेट है ये भी इशूड बाय HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और साइन इन पर भी बलराज के ही होते हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने दोनों को पेश किया जाता है। मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हुए भी दोनों नारे लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद के। मैजिस्ट्रेट उनसे पूछते हैं कि आपका मतलब क्या है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन से। यहाँ पर जो भगत सिंह के वकील थे आसिफ अली, वो ऑब्जेक्शन करते हैं। उनका ऑब्जेक्शन करने का पर्पस ये था कि अगर यहाँ पर सारी बातचीत की जाएगी तो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है मैजिस्ट्रेट तक जाएगा। खैर, भगत सिंह उस वक्त तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब सेशन कोर्ट में जब ये ट्रायल चलता है, जब कमिट होता है, वहां पर भी ये सवाल उठता है कि आपका मतलब क्या है इंकलाब जिंदाबाद से। तो भगत सिंह वहां पर डिटेल में इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि उनका रेवोल्यूशन से, इंकलाब से क्या मतलब है। मैजिस्ट्रेट के सामने प्राइमा फेसी केस बनता है। सेक्शन 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर और सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत ट्रायल को, केस को सेशंस कोर्ट में कमिट कर दिया जाता है, क्योंकि ये ट्रायबल बाय सेशन है। दोस्तों, इस बॉम्ब कांड के बाद जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने स्टेटमेंट इशू की। उन्होंने कहा कि ये जो बॉम्ब फेंके गए हैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं फेंके गए हैं, ये जो अटैक है ये इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है। और ये जो बात थी, इस बात को HSRA ने अपनी जीत की तरह लिया कि उनका मैसेज ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंच गया है। असेंबली बॉम्ब ट्रायल चलता है और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा होती है, 307 में भी आईपीसी और सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट भी। आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या वो एविडेंस थे जो कोर्ट के सामने आए जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दी। ये चीज रिकॉर्ड पे है कि जो बॉम्ब फेंके गए वो खाली जगह पर फेंके गए। जो लोग बॉम्ब फटने की जगह से सिर्फ 2 फुट की दूरी पे भी थे, उनको या तो बहुत मामूली चोट आई या चोट आई ही नहीं। जो 2 पर्सन थे जिनको सबसे ज्यादा चोट आई थी, सबसे ज्यादा मतलब जो लोग वहां मौजूद थे उनमें सबसे ज्यादा, दोनों को ही विटनेस के तौर पे एग्जामिन नहीं किया गया। दोस्तों, जो ट्रायल था ये असेसर्स के जरिए था। 4 असेसर्स की आप ओपिनियन सुनिए कि क्या आती है। जो सबसे पहला असेसर है उसका कहना था कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो भगत सिंह के बॉम्ब से हुए हैं, बटुकेश्वर के बॉम्ब से नहीं हुए हैं। दूसरा असेसर का यह कहना है कि सिर्फ भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका है, बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब नहीं फेंका है। तीसरा असेसर का कहना था कि दोनों को सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट में तो गिल्टी ठहराया जा सकता है, लेकिन 307 में नहीं। जो चौथा असेसर था उसकी ओपिनियन भी यही थी कि देयर वाज नो इंटेंशन टू किल। तो 4 असेसर्स की अलग अलग ओपिनियन थी। उसके बाद दोस्तों एक बॉम्ब एक्सपर्ट, एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट डॉक्टर रॉबसन को एग्जामिन किया गया। उनका चीफ एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं आसिफ अली, तो वहां पर इस एक्सपर्ट विटनेस ने ये एडमिट किया कि उनको जो स्पॉट थी ब्लास्ट की, जहां पर बॉम्ब फेंके गए थे, उसका मुआयना नहीं करवाया गया। वो उसने एग्जामिन ही नहीं किया फिजिकली जाके। और उसने क्रॉस एग्जामिन में ये भी एडमिट किया कि अगर उसने स्पॉट को जाकर एग्जामिन किया होता तो शायद उसकी ओपिनियन कुछ और होती। एक खास बात उसने और उसमें क्रॉस एग्जामिन में एडमिट की कि जो बॉम्ब इस्तेमाल गए थे उनके अंदर कोई तीखा मटेरियल, कोई नेल्स, कोई स्टोन्स, कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे जो फटने पर इधर उधर बिखरे, ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, एविडेंसेस जो है वो स्ट्रांग नहीं है, सीरियस डाउट्स हैं। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ तो कोई एविडेंस नहीं है। मेंस रिया को कंसीडर नहीं किया गया। मेंस रिया मीन्स इंटेंशन को कंसीडर नहीं किया गया कि बॉम्ब फेंकने वालों की इंटेंशन क्या थी। ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं किया गया। जो बॉम्ब का जो इम्पैक्ट था, जो इंटेंसिटी थी बॉम्ब की, उसको कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन दोनों को गिल्टी ठहरा दिया गया सेक्शन 307 आईपीसी अटेम्प्ट टू मर्डर एंड सेक्शन 3 ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट दोनों के तहत। डेट थी 12 जून 1930। तो दोस्तों, यहां तक की बात से हम ये तो कह सकते हैं कि दोनों को सेक्शन 3 के अंदर तो गिल्टी ठहराया जा सकता था, लेकिन सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर गिल्टी ठहराना जो है वो गलत हो गया, इलीगल हो गया,
ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। उसका रीजन एक ही था, रीजन साफ था जो मैंने पहले बताया। इरविन का ये कहना कि ये जो इंसिडेंट है, जो बॉम्ब फेंके गए हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है। और इस ट्रायल के दौरान अंग्रेज गवर्नमेंट भगत सिंह को जान चुकी थी, रेवोल्यूशन को लेकर उनका जो भाषण था सेशन कोर्ट में उसको सुन चुकी थी, पैम्फलेट की जो वर्डिंग थी उसको पढ़ चुकी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भगत सिंह उनका एक टारगेट बन चुका था जिसको वो हर हालत में खत्म कर देना चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर असेंबली बॉम्ब केस का चैप्टर खत्म होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दोनों सलाखों में हैं, उनको उम्र कैद हो चुकी है। और अब बारी आती है सॉन्डर्स मर्डर केस की। दोस्तों पुलिस के पास अब वो पैम्फलेट हैं जो कि असेंबली में फेंके गए थे, और वो पैम्फलेट जो कि लाहौर की गलियों में चिपके मिले थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी पुलिस को मिल जाती है। दोनों पिंक कलर के हैं, दोनों इशूड बाय HSRA हैं, और दोनों में ही साइन है बलराज के। हैंडराइटिंग को मैच किया जाता है, दोनों में हैंडराइटिंग एक ही पर्सन की निकलती है। और असेंबली बॉम्ब के दौरान जो पिस्टल रिकवर की जाती है भगत सिंह से, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है प्राइमा फेसाई कि जो गोली सॉन्डर्स को लगी थी वो उस पिस्टल से चली हो सकती है। अब पुलिस के पास कुछ ऐसी लीड्स हैं जिसको वो सॉन्डर्स मर्डर केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हम ये कह सकते हैं कि असेंबली बॉम्ब केस एक ब्लेसिंग की तरह साबित हुआ पुलिस के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, सॉन्डर्स मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। पुलिस को लीड मिल गई थी, जो इन्वेस्टिगेशन अब तक डार्क में थी वो उजाले में आ चुकी थी। उनको ये क्लियर हो गया था कि ये जो दो लोग पकड़े गए हैं असेंबली बॉम्ब केस में, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इनका कनेक्शन HSRA से जरूर है। और अब इस सब के साथ ही HSRA के ठिकानों पर रेड मारनी पुलिस शुरू करती है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती हैं। 15 अप्रैल 1929 सुखदेव पकड़े जाते हैं, किशोरी लाल पकड़े जाते हैं, जयगोपाल पकड़े जाते हैं। कुछ केमिकल्स उनसे बरामद होते हैं जो कि बॉम्ब बनाने के काम आते हैं। कुछ वेपन उनसे बरामद होते हैं। जहां वो जिस घर में वो रह रहे थे, जो उसकी जो ड्रेन पाइप थी उसमें सल्फर का डिपॉजिट पाया गया है, सल्फर बॉम्ब बनाने काम आता है। जतिन दास पकड़े जाते हैं 14 जून 1929 को। राजगुरु अरेस्ट हो जाते हैं 30 सितंबर 1929 को। चंद्रशेखर आजाद हर बार की तरह इस बार भी बच के निकल जाते हैं। HSRA के कई एक्टिविस्ट गिरफ्तार हैं। दोस्तों उन पर टॉर्चर होता है, बहुत ज़बरदस्त टॉर्चर होता है। टॉर्चर की इंटेंसिटी इतनी थी कि पहले उनका एक मेन एक्टिविस्ट जयगोपाल और उसके बाद हंसराज वोहरा टॉर्चर को सह नहीं पाते हैं और पुलिस के अप्रूवर बन जाते हैं। जल्द ही पुलिस जो है एक केस बिल्डअप कर लेती है इन सब के खिलाफ। दोस्तों लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस शुरू होता है 10 जुलाई 1929 को। स्पेशल मजिस्ट्रेट राय साहब पंडित श्री किशन की कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि प्राइमा फेसाई केस देखना, क्योंकि मजिस्ट्रेट है और सेशन ट्रायल है। अगर प्राइमा फेसाई केस बनता है तो उसको सेशन ट्रायल में कमिट कर देना। टोटल 25 अक्यूज्ड हैं और 600 विटनेसेस हैं। 25 अक्यूज में से 19 अक्यूज को ट्रायल पे लिया जाता है और बाकी सब जो है वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। दोस्तों भगत सिंह किसी एडवोकेट को अपने लिए लेने से मना कर देते हैं कि कोई एडवोकेट उनको रिप्रेजेंट करे या डिफेंड करे, लेकिन एडवोकेट जो लाला दुनी चंद थे उस वक्त, उनको बतौर अपना लीगल एडवाइजर वो साथ में रखते हैं। उनका ये मानना रहा होगा कि उनका जो भी डिफेंस है वो पर्सनल कैपेसिटी में ना जाकर, निजी डिफेंस के तौर पे ना जाकर, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफेंस के तौर पे ही जाए। दोस्तों ट्रायल शुरू होता है और जो सबसे पहली जो गड़बड़ ट्रायल में है वो यही है कि ट्रायल को ओपन कोर्ट में नहीं शुरू किया जाता। जो एक्यूज के जो रिलेटिव्स हैं उनका एडमिशन बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। उनके जो वकील हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो बाकी एक्यूज के, उनको अंदर आने दिया जाता है, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद। सरकारी वकील, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर है एडवोकेट कार्डन नॉड। दोस्तों ट्रायल को लेकर आगे चलें उससे पहले मैं आपको जो भगत सिंह और उनके साथियों ने ग्रेट हंगर स्ट्राइक की थी उसके बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। असेंबली केस के 3 दिन बाद ही भगत सिंह भूख हड़ताल कर देते हैं। भगत सिंह के बाद बटुकेश्वर दत्त भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं और बाकी भी इसी तरह उनको फॉलो करते हैं। उनकी जो डिमांड थी बड़ी जेन्युइन और बड़ी बेसिक थी। वो चाहते थे कि उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा मिले, जैसा कि लॉर्ड इरविन ने कहा भी था कि ये अटैक किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट नहीं, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है। और इसीलिए वो चाहते थे क्योंकि हमारी लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट से है, हमारी लड़ाई पॉलिटिकल है, हमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा दिया जाए। स्पेशल डाइट हो हमारे लिए, खाने पीने का हमारा खास ध्यान रखा जाए, हमें ज़बरदस्ती लेबर हमसे ना करवाई जाए, टॉयलेट सोप, नहाने धोने के लिए जो साबुन पानी है वो सब हमें मिले, पढ़ने के लिए लिटरेचर हो, बुक्स हो,
और अखबार मिलता रहे। दोस्तों, ये भूख हड़ताल करीब 116 दिन चलती है, दुनिया के इतिहास में सबसे लंबी। भूख हड़ताल के 63 दिन बाद जतिन दास शहीद हो जाते हैं। भूख हड़ताल के दौरान भी उनके सबके साथ ज़बरदस्त टॉर्चर किया जाता है। उनको फोर्स फीडिंग की जाती है, नाक के जरिए पाइप डाल के उसमें से दूध डाला जाता है। ज़बरदस्ती फोर्स फीडिंग ना हो सके, इसके लिए पंडित किशोरी लाल लाल मिर्च अपने मुंह में, अपने गले में डाल लेते हैं ताकि गले में फूड पाइप की स्वेलिंग हो जाए, और अगर फीडिंग फोर्सफुली करने की कोशिश की जाए तो गले में चोकिंग हो जाए और वो मर जाए। उनके दूसरे साथी अजय घोष, जैसे ही उनको ज़बरदस्ती दूध उनके नाक के जरिए डाला जाता है, वो एक मक्खी को निगल लेते हैं ताकि उनको वॉमिटिंग आ जाए, उल्टी आ जाए। दोस्तों, ये किसी पर्सनल रीज़न के लिए नहीं था, किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ न्याय के पक्ष में था, आत्मसम्मान के पक्ष में था, रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए था। अंग्रेज़ों ने पानी के घड़े हटाकर घड़ों में दूध भर दिया था कि अगर प्यास लगेगी तो दूध तो पिएंगे। अजय घोष ने सबसे पहले मटके को फोड़ा और उसके साथ ही दूसरे बैरक्स में से भी मटकों के फूटने की आवाज़ लगातार आती रही। दोस्तों, इस भूख हड़ताल की वजह से ट्रायल में अड़चन आ रही थी, एडजर्नमेंट्स फ्रिक्वेंट हो रही थी। गवर्नमेंट हाई कोर्ट अप्रोच करती है एक ऐसा ऑर्डर लेने के लिए कि एक्यूज्ड की एब्सेंस में केस को चलाया जा सके, लेकिन क्योंकि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी सीआरपीसी में, तो हाई कोर्ट ऐसी मंजूरी नहीं देती है और केस इनका डिसमिस हो जाता है। भूख हड़ताल कंटिन्यू है, ज़बरदस्त कमजोरी है शरीर में, और ऐसे कमजोरी के बावजूद भी उनको बेड़ियों में रखा गया है। दोस्तों, जो भूख हड़ताल रही भगत सिंह और उनके दोस्तों की, ऐसी भूख हड़ताल का जिक्र इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। जो टॉर्चर उनके साथ हुआ, ऐसा टॉर्चर कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ना वो झुकते हैं और ना माफ़ी मांगते हैं। जतिन दास की मौत के बाद ये सब मिलकर तय करते हैं कि अपने आप को दो ग्रुप में बांटेंगे। एक ग्रुप जो है वो लगातार भूख हड़ताल पर रहेगा, और जैसे ही उस ग्रुप में से कोई जो उनका कॉमरेड साथी है वो शहीद होगा, दूसरे ग्रुप में से एक आदमी निकल कर आएगा और भूख हड़ताल को कंटिन्यू करेगा। जब कोई दूसरा आदमी मरेगा तो वहाँ से दूसरे ग्रुप में दूसरा आएगा, तीसरा मरेगा तो दूसरे ग्रुप में से तीसरा आदमी आएगा, और ये चेन तब तक चलती रहेगी जब तक सब नहीं मर जाएंगे। जब तक एक भी जिंदा है तब तक ये चेन चलती रहेगी, जब तक उनकी डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं हो जाएंगी। ये जज्बा था, ये कमिटमेंट थी। दोस्तों, ट्रायल पर वापस चलते हैं। सारे साथी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, लगातार बेहोश हो रहे हैं। भगत सिंह को स्ट्रेचर पर लेकर आना पड़ता है, और इसके बावजूद भी सबके हाथों में हथकड़ियाँ हैं। हथकड़ियाँ किसी सिक्योरिटी रीज़न के लिए नहीं थी, सिर्फ इन सबको ह्यूमिलेट करने के लिए थी। कमज़ोरी और बीमार होने की वजह से कुछ अक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। गवर्नमेंट हाई कोर्ट जाती है इस डायरेक्शन के लिए कि इनके लिए हम सरकारी वकील अपॉइंट करेंगे, और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए जो वकील कोर्ट में होगा तो उनकी प्रेजेंस को एग्जम्प्ट किया जा सके। हाई कोर्ट का कहना है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे कोई प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं है, और ये कह के हाई कोर्ट उनकी पिटीशन को, गवर्नमेंट की पिटीशन को डिसमिस कर देती है। ना जतिन दास की मौत, ना बचे हुए एक्यूज की जो शारीरिक कंडीशन है, जो उनकी बीमारी की कंडीशन है, उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्यूज को ज़बरदस्ती खींच के लाया जाता है, घसीट के लाया जाता है, और कई बार तो उनको बेंचेस के ऊपर से ही उनके जो बॉक्स है खड़े होने के, वहाँ फेंक दिया जाता है। वो जो कोर्ट में जज है, ये सब उनके सामने होता है। जज या तो इधर देख लेते हैं या कहीं और। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। कोर्ट में प्रोसीडिंग में क्या माहौल है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जो अक्यूज हैं इस वक्त यहाँ पर, उनके वकील हैं एडवोकेट अमोलक सिंह। जो कोर्ट में आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो प्रेजेंस है उसको ऑब्जेक्ट करते हैं कि जब हम अप्रूवर्स को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, अप्रूवर वो जिन्होंने जो भगत सिंह के साथी थे लेकिन उनके खिलाफ अब गवाही दे रहे हैं, कि जब हम उनको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं तो आईओ उस वक्त कोर्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन जज साहब उनकी रिक्वेस्ट को डिसमिस कर देते हैं। एडवोकेट का ये मानना था कि अगर आईओ के सामने इनको हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो इनके ऊपर एक आईओ का दबाव रहेगा, क्योंकि हमारा ये कहना है कि इनको जबरदस्ती मारपीट के इनसे सारी स्टेटमेंट ली गई है। जो अप्रूवर्स हैं, जो भगत सिंह के साथी जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी है, वो पुलिस कस्टडी में है, और इस बात के दोस्तों हाई चांसेस हैं कि जब पुलिस कस्टडी में वो लोग हैं तो पुलिस उनको फोर्स करे, उनको मारे पीटे, उनको डराए धमकाए, उनको टॉर्चर करे इस बात के लिए कि जो पुलिस का वर्जन है कोर्ट में वही जाना चाहिए। अप्रूवर्स की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उनकी कॉपीज भी एक्यूज को नहीं प्रोवाइड की जाती है।
दोस्तों इस सब के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट एक हंगर स्ट्राइक बिल लेकर आती है। हंगर स्ट्राइक बिल का एक ही मकसद था कि अगर अक्यूज भूख हड़ताल कर रहे हैं और जानबूझकर कोर्ट में नहीं आ रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस की कोई जरूरत ना हो, उनकी एब्सेंस में ही ट्रायल चलाया जाए और जो जजमेंट पास करनी है वो कर दी जाए। हंगर स्ट्राइक बिल का सबसे जबरदस्त, सबसे भयंकर रूप से जो विरोध करते हैं वो करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। लगातार 2 दिन तक वो भाषण असेंबली में इस बिल के अगेंस्ट देते हैं। खैर ये बिल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पास नहीं हो पाता है। इसी दौरान 21 अक्टूबर 2029 प्रेमदत्त वर्मा, जो कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ खड़े हैं, वन ऑफ द एक्यूज्ड हैं, जब जयगोपाल का चीफ एग्जामिनेशन हो रहा होता है, उनके ऊपर चप्पल फेंक कर मार देते हैं। इस वजह से जो कोर्ट में जो जज साहब हैं वो ऑर्डर कर देते हैं कि इन सब को हथकड़ी लगा दी जाए, क्योंकि अब से पहले उनको हथकड़ी लगती थी लेकिन कोर्ट रूम में आने से पहले हथकड़ियां खोल दी जाती थी। इस बात का भगत सिंह और उनके दूसरे साथी जबरदस्त विरोध करते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर वो हथकड़ी नहीं पहनेंगे। वो जज साहब को यहाँ तक भी कहते हैं कि जो प्रेमदत्त वर्मा का जो एक्ट रहा है चप्पल फेंकने वाला, हम अपने आप को इससे डिसएसोशिएट करते हैं। प्रेमदत्त वर्मा भी अपने इस एक्ट के लिए माफी मांग लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जज साहब जबरदस्ती उनको हथकड़ियां पहनवा देते हैं। भगत सिंह और उनके साथी विरोध करते हैं, पुलिस जबरदस्ती उनको हथकड़ी पहनाती है और कोर्ट रूम के अंदर ही भगत सिंह और उनके साथियों को बहुत मारा जाता है। भगत सिंह चिल्लाकर जज साहब को ये बोलते हैं कि कोर्ट रूम में जज के सामने ये सब हो रहा है, एक्यूज को पीटा जा रहा है, कोर्ट को शर्म आनी चाहिए। पुलिस इन सबको इतना मारती है जबरदस्ती हथकड़ी पहनाने के लिए कि कुछ लोग कोर्ट रूम में बेहोश हो जाते हैं और इन सब के बावजूद कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रहती है। इन हालातों में, इन माहौल में, ऐसे माहौल में भगत सिंह और उनके साथियों का ट्रायल चला है। आगे चलते हैं। मेन एविडेंस आता है, मेन गवाही आती है जयगोपाल की। दोस्तों पूरा केस ही कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर है, बेस्ड है। कन्फेशनल स्टेटमेंट किसकी? हंसराज बोहरा की और जयगोपाल की। अगर इनकी स्टेटमेंट ना होती तो कोई केस ही नहीं बनता था। इनकी एविडेंस, इनकी स्टेटमेंट कोर्ट में बहुत जरूरी थी। अब बारी आती है जयगोपाल के एविडेंस की। वो भगत सिंह को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और राजगुरु को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो कहते हैं कि इन दोनों ने ही सॉन्डर्स को मारा है। अब दोस्तों ये जो बात आपके सामने अभी आई है, जो जयगोपाल ने कोर्ट में कही है, ये फर्स्ट टाइम है जब भगत सिंह और राजगुरु की किसी भी तरह की कॉम्प्लिसिटी सॉन्डर्स मर्डर केस में सामने आती है। दोस्तों जयगोपाल की जो गवाही थी कोर्ट रूम में, वो अंडर ड्यूरेस, अंडर कंपल्शन, पुलिस ने जो टॉर्चर किया था उनके साथ, उसका आउटकम थी। जयगोपाल की कोर्ट में गवाही फ्री विल से नहीं थी। इनके अलावा जो दूसरे विटनेसेस थे, 7 आई विटनेस जो है कोर्ट में पेश होते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक आई विटनेस जो है वो भगत सिंह को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये आदमी जो है वहां पर मौके पर मौजूद था। और ये जो एक आई विटनेस है ये खुद पुलिस कांस्टेबल है। अब दोस्तों कोर्ट में जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि जहां पर विटनेस बॉक्स है वो बिल्कुल, जो सरकारी वकील है उनके बिल्कुल पीछे है, कि विटनेस जब विटनेस बॉक्स में खड़ा है वो साफ देख सकता है कि अगर सरकारी वकील के हाथ में कोई डॉक्यूमेंट है, वो अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मतलब ये कि अगर जो प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो विटनेस से जो पढ़ाना चाहे, बुलवाना चाहे, वो अपने हाथ में उनको दिखा सकता है। और वो इतने नजदीक है कि अगर वहां पर वो कुछ बात भी कर रहे हैं तो विटनेस जो है उस बात को सुन सकता है और वही चीज वो रिपीट कर सकता है कोर्ट में अपने एविडेंस देते वक्त। एक दिन जो उनके वकील हैं लाला दुनीचंद, वकील नहीं सॉरी लीगल एडवाइजर हैं, उनको कोर्ट रूम में नहीं बैठने दिया जाता है। कोर्ट कहती है कि लीगल एडवाइजर जैसी कोई चीज नहीं होती है, एक्यूज्ड के सिर्फ एडवोकेट जो है वही कोर्ट में रह सकते हैं, उनके वकील कोर्ट रूम में रह सकते हैं। कोर्ट को पता था कि लाला दुनीचंद जो है भगत सिंह के एडवाइजर हैं और जानबूझकर इस बात को उठाया गया ताकि लाला दुनीचंद की तरफ से जो लीगल एडवाइस भगत सिंह को जा रही थी वो उन तक ना पहुंचे। इसको हम क्या कहेंगे? ये एक फेयर अपॉर्चुनिटी जो अक्यूज को मिलनी चाहिए ड्यूरिंग हिज ट्रायल, वो उससे छीनना था। और दोस्तों यहाँ जो रिलेशन है भगत सिंह के और उनके साथियों के कोर्ट के साथ, वो और स्ट्रेन और ख़राब हो जाते हैं। उनको जो बेसिक जो राइट है अक्यूज के ड्यूरिंग ट्रायल, उनसे भी डिप्राइव कर दिया जाता है बहुत ही हाइपर टेक्निकल मैनर में। और दोस्तों भगत सिंह और उनके साथी आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कोर्ट को कह देते हैं कि क्योंकि आपने हमसे जो बेसिक राइट है किसी एक्यूज के ड्यूरिंग द ट्रायल, उनसे भी डिप्राइव कर दिया है,
तो आप हमें जेल में शांति से बैठे रहने दीजिए। आपने जो फैसला सुनाना है कोर्ट में सुना लीजिए। कल से हम कोर्ट में नहीं आएंगे। दोस्तों, इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को बड़ी जल्दी थी कि ट्रायल जल्दी खत्म हो और भगत सिंह को फांसी पे लटकाया जाए, लेकिन क्योंकि लगातार एडजमेंट्स हो रही थी, ट्रायल लंबा चल रहा था, उनको इस बात की चिंता थी कि ट्रायल के दौरान भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। खैर, किसी तरह कुछ डिमांड्स को मान लिया जाता है और 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह और उनके साथियों की भूख हड़ताल 116 दिन बाद खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी बेचैन है क्योंकि वो फेल हो जाती है लेजिस्लेटिव साइड पे भी और जुडिशियल साइड पे भी ट्रायल को चलाने में इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। हंगर स्ट्राइक बिल जो है वो उनका पास नहीं हो पाता है। हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन जो है डिसमिस हो जाती है। तो ऐसे में वो आते हैं अपने एग्जीक्यूटिव एक्शन के साथ। 1 मई 1930 को एक ऑर्डिनेंस फॉर्मुलेट किया जाता है टू सेट अप ए ट्राइब्यूनल फॉर द ट्रायल। एक ट्राइब्यूनल जिसके अपने खुद का प्रोसीजर होगा, सीआरपीसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ट्राइब्यूनल जिसमें कोई राइट टू अपील नहीं होगा। और क्योंकि ये ट्राइब्यूनल बनाया गया था एक ऑर्डिनेंस के जरिए, ऑर्डिनेंस की लाइफ जो कि 6 मंथ की होती है, इसलिए ट्राइब्यूनल की लाइफ भी 6 मंथ की थी। इसका मतलब ये कि कुछ ना कैसे भी करके 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल को कंक्लूड करना था। मौत की सजा एक ऐसे ट्राइब्यूनल के जरिए दी जानी थी जिसने खुद 6 महीने के बाद मर जाना था। जब इस ट्राइब्यूनल का पता भगत सिंह को लगता है तो वो मजिस्ट्रेट को बोलते हैं कि इस ट्राइब्यूनल का गठन हमारी जीत है, क्योंकि इससे अंग्रेजों का जो ट्रू कलर है वो सामने आ गया है। कितने ये नए प्रिय हैं, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि ऑर्डिनेंस बनाने के लिए जरूरी है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, उन्हीं इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है। लेकिन भगत सिंह के ट्रायल के दौरान ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी, जिस वजह से गवर्नमेंट को अपना ये एग्जीक्यूटिव स्टेप लेना पड़ा और ऑर्डिनेंस के जरिए एक ट्राइब्यूनल का गठन करना पड़ा। ट्राइब्यूनल भी ऐसा जिसमें कोई अपील का राइट नहीं था। एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कहना था कि एक्यूज जानबूझकर ट्रायल को डिले कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी इस बात की भी थी कि जानबूझकर प्रोसिक्यूशन डिले कर रही थी इस चीज को, क्योंकि उनको पता था कि ट्राइब्यूनल आने वाला है और ट्राइब्यूनल के जरिए जो ट्रायल चलाया जाएगा उसमें रिजल्ट वही आएंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो भगत सिंह उनके साथी हैं वो प्रोसीडिंग को डिले कर रहे थे या उनकी भूख हड़ताल प्रोसीडिंग को डिले करने के लिए ही थी, क्योंकि भगत सिंह की भूख हड़ताल अपने पहले केस में कन्विक्शन के जस्ट 3 दिनों के बाद ही शुरू हो गई थी और तब तक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस शुरू नहीं हुआ था। इसका मतलब हंगर स्ट्राइक का कोई कनेक्शन नहीं था इस ट्रायल से। दोस्तों, ये जो ट्राइब्यूनल के सामने ट्रायल चलता है, इस ट्राइब्यूनल का जो कंडक्ट है भगत सिंह और उनके साथियों के साथ वो पिछली कोर्ट से भी ज़्यादा हार्श है। भगत सिंह और उनके साथी हमेशा इंकलाब जिंदाबाद के नारों से ही कोर्ट में एंट्री करते थे। 12 मई 1930 को भी वही हुआ। कोर्ट में एंट्री करते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और 3 में से एक यूरोपियन जज ये ऑर्डर कर देते हैं कि इनको हथकड़ी लगा दी जाए। जैसे कि हथकड़ी हाथों में लगने से भगत सिंह और उनके साथियों के मुंह बंद हो जाएंगे। इसका पर्पस एक ही था, उनको पनिश करना, उनको ह्यूमिलेट करना। भगत सिंह इस ऑर्डर का विरोध करते हैं, लेकिन यूरोपियन जज तो थे वो एडमेंट थे कि नहीं, हथकड़ी पहनाई जाए, जबरदस्ती पहनाई जाए और उनको वापस जेल भेज दिया जाए, क्योंकि अब उनके पास पावर थी कि एक्यूज को अगर वापस भेज भी दिया जाए तो ट्रायल को चलाया जा सकता है। जैसे कि वो तैयार बैठे थे कि कुछ एक्यूज कुछ भी करें, कोई भी स्टेप लें, उनको वापस जेल भेजा जाए और उनकी एब्सेंस में ट्रायल को कंक्लूड किया जाए और जो मन में है सजा वो दे दी जाए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पहले इस बात के पीछे पड़ी थी कि एक्यूज कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट ने खुद एक्यूज को कोर्ट से जेल वापस भिजवा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उनकी एब्सेंस में ट्रायल चलाया जा सके। दोस्तों, इन तीन जजेस थे इस ट्राइब्यूनल में, उनमें से एक इंडियन जज थे, उनका नाम था आगा हैदर। वो इस सारी कार्रवाई से खुश नहीं थे और उन्होंने अपने आप को इस एक्ट से, इस ऑर्डर से अपने आप को डिसएसोशिएट किया। भगत सिंह ने पूरे इंसिडेंट को रिटर्न में कोर्ट के सामने रखा कि हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी है। और इस ह्यूमिलेटिंग कंडक्ट के बाद भगत सिंह और उनके साथी सब मिल के तय करते हैं कि अब हम कोर्ट को अटेंड नहीं करेंगे। और वो जानते थे कि उनकी एब्सेंस में कोर्ट रुकेगी नहीं, अगर वो नहीं जाएंगे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहेगी। दोस्तों, कोर्ट ने जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज की थी एक्यूज्ड को कोर्ट से वापस जेल भेजना और उनकी एब्सेंस में ट्रायल चलाना, इसी पर्पस के लिए इस ट्राइब्यूनल का गठन किया गया था। ये अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रायल विदाउट एक्यूज्ड। दोस्तों, एक्यूज्ड की एब्सेंस में ही विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो रहा है और एग्जामिनेशन इस हिसाब से हो रहा है कि पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन के फेवर में जा रहा है। कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि जस्टिस आगा हैदर वहां पर थे, उनके अंदर आत्मा थी, वो खुद
विटनेसेस से क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे ताकि सच्चाई को बाहर निकलवाया जा सके। भगत सिंह और उनके साथियों की एब्सेंस में ही उनको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा था विटनेसेस के जरिए। भगत सिंह की एब्सेंस में ही उनकी हैंडराइटिंग को हंसराज वोरा ने आइडेंटिफाई कर दिया। हंसराज वोरा को क्रॉस एग्जामिन किया जस्टिस आगा हैदर ने और कुछ ऐसी चीजें बाहर निकलवाई जो कि एक्यूज के फेवर में थी। दोस्तों इन सबसे जो बाकी 2 जजेस थे वो अनकंफर्टेबल थे, वो खुश नहीं थे। 30 मार्च 1930 को एक और अप्रूवर राम शरण दास कोर्ट में पेश होते हैं। वो कह देते हैं कि मुझसे जो भी स्टेटमेंट पुलिस ने ली है वो मारपीट के लिए है। मैंने जो भी स्टेटमेंट में लिखवाया गया वो सब झूठ है, सब गलत है। और इससे ये बात साबित हो जाती है जो कि भगत सिंह और उनके साथियों के वकील ने पहले कहा था कि जो अप्रूवर पुलिस कस्टडी में है उनसे मारपीट के स्टेटमेंट ली जा रही है। और इस स्टेटमेंट के बाद जो अप्रूवर्स थे उनको पुलिस कस्टडी से निकालकर कोर्ट की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। यहाँ जो जस्टिस आगा हैदर ने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया, अपनी ड्यूटी निभाई, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश नहीं थी और उन्होंने जस्टिस आगा हैदर को और एक दूसरे यूरोपियन जज को दोनों को ही चेंज कर दिया था ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि सिर्फ जस्टिस आगा हैदर को हटाया गया है, तीसरे जज को वैसे ही रखा गया, कोई रीजन नहीं दिया गया। और दोस्तों ये जो ट्राइब्यूनल का गठन किया गया था इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने वो पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हाईकोर्ट में सिर्फ इतना पॉइंट था कि ट्राइब्यूनल का गठन थ्रू ऑर्डिनेंस वैलिड है या नहीं है। 23 जून 1930 को नया बेंच बनता है, 2 नए जजेस हैं, एक पुरानी है। आगा हैदर को भी रिप्लेस कर दिया गया है। और क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी पहले ही कोर्ट में आने से मना कर चुके हैं, इस बात को जानते हुए भी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकेगी नहीं, कोर्ट यहाँ पर अपनी पावर को इन्वोक करती है और उनकी भगत सिंह और उनके साथियों की एब्सेंस में ही ट्रायल को चलाने का ऑर्डर पास कर देती है। दोस्तों ऐसा क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कहीं नहीं देखा गया। अक्यूज की एब्सेंस में ट्रायल चल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने आप को डिफेंड करने की, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्रॉस एग्जामिन करने की। ट्रायल में जब प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लीट हो जाते हैं तो अक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है कि आपका क्या कहना है जो आपके खिलाफ एविडेंस आए हैं। इसको 313 की स्टेटमेंट कहा जाता है, सीआरपीसी 313। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सीआरपीसी की जिसमें अक्यूज अपना पक्ष रखता है। ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजन का मौका भी भगत सिंह और उनके साथियों को नहीं दिया। दोस्तों इसी सब के दौरान भगत सिंह के फादर जो उनके पिताजी थे वो एक एप्लीकेशन मूव कर देते हैं एलिबाई की। एलिबाई मीन्स ये कहना कि मौका वारदात पे ये जो एक्यूज है ये नहीं था और ये कहीं और था। उनका कहना था, जो एप्लीकेशन लगाई इन्होंने, कि भगत सिंह उस वक्त मौके पे थे ही नहीं, कलकत्ता में थे। लेकिन भगत सिंह इस बात से बहुत अपसेट थे। उन्होंने अपने पिताजी को बड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि आपने बिना मुझसे पूछे जो काम किया है। उन्होंने बड़ी माफ़ी के साथ अपने पिताजी को कहा कि आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि भगत सिंह और उनकी पार्टी सॉन्डर्स के मर्डर को ऑन कर रही थी। और ऐसे में भगत सिंह का ये प्ली लेना कि मैं मौके पे था ही नहीं, एक तरह से अपनी पार्टी से, अपने विचारों से गद्दारी के समान माना जाना था। तो दोस्तों इस तरह से जो ट्रायल था पूरा, वो अक्यूज भगत सिंह और उनके दोस्तों की एब्सेंस में चला। ट्रायल का बेसिस क्या था? कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ऑफ को अक्यूज्ड। वो अप्रूवर, वो भगत सिंह के दोस्त जिनको पुलिस ने बहुत मारा, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। अप्रूवर्स को पुलिस कस्टडी में रखा गया। जिस दिन उनकी गवाही होनी थी उससे पहले भी पुलिस उनको अपने पास रखती थी। कोर्ट का पूरा एटमॉस्फेयर हॉस्टाइल था। ट्राइब्यूनल में ट्रायल हुआ जिसमें कोई अपील नहीं थी। क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई मौका नहीं, डिफेंस का कोई मौका नहीं। और फाइनली 7 अक्टूबर 1930 को जजमेंट आ जाती है। इस जजमेंट के जरिए 3 जो साथी थे भगत सिंह के, उनको एक्यूट कर दिया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है और बाकियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जजमेंट एक इंग्लिश जज लिखता है। उसकी वर्डिंग किसी जज की नहीं थी, मतलब जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो नहीं थी। एक्यूज जो कि अंडर ट्रायल है, एक्यूज ना लिखकर उसको मर्डर लिखा गया था। दोस्तों जब विटनेसेस अनएग्जामिन्ड हो, एक्यूज को मौका ना मिले विटनेसेस को एग्जामिन करने का, तो यह कोर्ट की जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है कि हर एविडेंस को, हर विटनेस को बारीकी से परखे, बारीकी से जांचे। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कन्विक्शन करने के लिए एविडेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए, और खासतौर से ऐसी कन्विक्शन जहां पर सजाए मौत हो, वहां पर कोई डाउट ना हो, तभी जाकर कन्विक्शन होनी चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा एक्यूज को मिलता है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये मानना है कि चाहे 100 कसूरवार छूट जाए, लेकिन किसी एक बेकसूर को सजा ना हो। और ये जो भगत सिंह का ट्रायल था, जितने विटनेस इसमें आए थे, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस बात को प्रूव नहीं कर पाए कि नन अदर देन भगत सिंह ही इन्वॉल्व था सॉन्डर्स के मर्डर में। जो जजमेंट थी पूरी फुल ऑफ डाउट्स, फुल ऑफ सस्पिशन थी। एविडेंस के हिसाब से भगत सिंह और
राजगुरु दोनों इन्वॉल्व थे सॉन्डर्स के मर्डर में, लेकिन सुखदेव डायरेक्टली मर्डर में कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, ना असेंबली बॉम्ब में ना ही सॉन्डर्स के मर्डर में। लेकिन उनको भी डेथ पनिशमेंट दी गई, ये कह के कि वो थिंक टैंक थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के पार्टी का ब्रेन थे। सारी कॉन्स्पिरेसी उन्होंने गढ़ी थी। पूरे ट्रायल में पिंक पोस्टर मेन एविडेंस थे। हैंड राइटिंग जो है दोनों पोस्टर्स में सेम थी, भगत सिंह की थी। लेकिन हैंड राइटिंग का सेम होना ये नहीं प्रूव करता है कि शूटिंग में भी भगत सिंह ही इन्वॉल्व थे। जो कार्ट्रिज सॉन्डर्स की बॉडी के पास मिले थे वो भगत सिंह से जो पिस्टल रिकवर होती है उससे मैच हो जाते हैं। लेकिन ये भी ये साबित नहीं करता है कि जिस दिन सॉन्डर्स का मर्डर हुआ उस दिन वो पिस्टल भगत सिंह के ही हाथ में थी और भगत सिंह ने ही सॉन्डर्स को गोली मारी थी। पूरा केस कन्फेशन के बेसिस पे था, किसके को कि उसके जो भगत सिंह के साथी थे। पूरे ट्रायल में ऐसे विटनेसेस और ऐसे एविडेंसेस जो एक्यूज के फेवर में थे, भगत सिंह और उनके साथियों के फेवर में थे, उनको डिसरिगार्ड किया गया और जो उनके खिलाफ थे उनको ज्यादा वेटेज दी गई। एक बात की हैरानी दोस्तों ये होती है कि भगत सिंह जैसा इंटेलेक्ट का पर्सन क्या इतनी बड़ी गलती करेगा कि जिस गन से उन्होंने सॉन्डर्स को मारा उसी गन को वो असेंबली में ले जाएं और अपने आप को सरेंडर कर दें और वही गन पुलिस को हैंड ओवर कर दें। ये बात कुछ पचती नहीं है, लेकिन पूरे एविडेंस में, पूरे ट्रायल में डाउट जरूर क्रिएट करती है। लेकिन जब प्ली ऑफ एलिबाई भगत सिंह की पिताजी ने ली, ये कह के कि उस वक्त भगत सिंह लाहौर में नहीं कलकत्ता में थे, चाहे भगत सिंह ने इस चीज की ऑब्जेक्शन ली कि मैं ये प्ली नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोर्ट की ड्यूटी बनती थी कि इसको ऐसे एज एविडेंस इस बात को कंसीडर करती। कन्विक्शन को लेके प्राइवी काउंसिल जो कि सुप्रीम कोर्ट है ब्रिटेन की, वहां पर अपील फाइल की जाती है। अपील का राइट इंडिया में नहीं था, जो ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ ब्रिटेन में था, वहां पर अपील फाइल की जाती है, लेकिन वो डिसमिस हो जाती है। एक और जो लीगल क्वेश्चन, लीगल इश्यूज में रेज किया जाता है कि एग्जीक्यूशन जो है वो फिक्स की गई थी 26 अक्टूबर 1930 के लिए और ट्राइब्यूनल अपने 6 महीने पूरी कर रही थी 31 अक्टूबर 1930 को। लेकिन क्योंकि एग्जीक्यूशन की डेट निकल चुकी है, अब कोई कोर्ट नहीं बची ऐसी जो एग्जीक्यूशन, जो डेथ पेनल्टी के एग्जीक्यूशन के ऑर्डर दोबारा कर सके, जो इस बात का वारंट इशू कर सके कि इनको फांसी पर लटकाना है। और कौन सी कोर्ट होगी वो जिसके पास फांसी पर लटकाने के बाद वारंट्स को वापस भेजा जाएगा, क्योंकि लीगली जिस कोर्ट ने कन्विक्शन की है वारंट भी वो इशू करेगी और वारंट वापस भी उसी के पास जाएंगे। लेकिन भगत सिंह के केस में अब वो कोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इस चीज को लेकर भी पिटीशन फाइल होती है प्रीवी काउंसिल में, लेकिन वो भी डिसमिस हो जाती है। और फाइनली दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया जाता है शाम को 7:15 बजे। जेल के अंदर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं। आसपास के लोगों को पता लग जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पे लटकाने की तैयारियां चल रही है। ऐसा हमें रिकॉर्ड्स में मिलता है कि जब भगत सिंह को लास्ट वक्त में फांसी के लिए लेके जाया जा रहा था, उस वक्त भी वो V.I. लेनिन की किताब को पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी की दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है। फांसी के तख्ते तक जब उनको लेके जाया जाता है, तीनों साथी मिलकर फांसी के फंदे को चूमते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और उनको अल्टीमेटली फांसी पे लटका दिया जाता है। उसके बाद उनके शरीर को बहुत सीक्रेट मैनर में सतलुज नदी तक लेके जाया जाता है और उनके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, टुकड़े करके उनको जला दिया जाता है। फांसी होने से पहले भगत सिंह ये करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि क्योंकि हम वॉर प्रिजनर हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हमें फांसी ना दी जाए, हमें गोली से उड़ा दिया जाए और अपनी मिलिट्री डिपार्टमेंट को आप हुक्म करो कि अभी आए और हमें शूट कर दें। दोस्तों भगत सिंह का जो ट्रायल था, ऐसा उदाहरण हमें इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। आज 23 मार्च है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस। इस वीडियो के जरिए मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनको याद करते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। वीडियो शायद कुछ लंबी हो गई है, लेकिन जो ज़रूरी फैक्ट्स थे वो सामने आने बहुत ज़रूरी थे। धन्यवाद।